नक्सली घोषित करना आपको पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए मौका देता है। वैसे तो आप पुलिस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एक कारण चाहिए पुलिस को इस्तेमाल करने के। अब आप गांधीवादी आदमी को, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी को आप वैसे तो विरोध करने के लिए आप कैसे अंदर कर देंगे? अंदर करने के लिए कारण चाहिए, या वहाँ से हटाने के लिए कारण चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कारण चाहिए, उनको संस्था बंद करने के लिए कारण चाहिए। तो कारण क्या है? कारण आप ये बताते हैं कि नक्सली समर्थक लोग हैं। और प्रधानमंत्री ने बार बार ये भाषण दे दिया, चिदम्बरम ने बार बार भाषण दे दिया कि इस देश का सबसे बड़ा समस्या नक्सलिज्म है। तो आप चिदम्बरम और प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई पड़ता है कि इस देश का गरीबी, शोषण, अत्याचार, अन्याय इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बड़ा प्रॉब्लम है, उनको नहीं दिखाई पड़ता नक्सलिज्म बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे सरकार को ये छूट मिल जाए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम से सबसे पहले निपटो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नक्सलिज्म है, ये उनसे कहलवाता है दिल्ली में। और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी इन सारे गांधीवादियों को, लोहियावादियों को, अम्बेडकरवादियों को घेरता है। जा तुम ही है विरोध करने वाले। विरोध का हर आवाज़ को नक्सलिज्म घोषित करो और उसको रास्ते से हटाओ, और असल जो नक्सलिज्म है उसको पनपाओ, ताकि वो उद्योगपतियों को संरक्षण दे और उनके बीच में समझौता हो जाए। तो असल नक्सलिज्म से इन्हें कोई परेशानी नहीं है। असल बंदूक उठा के नक्सलिज्म करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन है, और वो उद्योगपतियों को संरक्षण देता है, और उनके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा मिलने से वो नए हथियार खरीदता है, वो अपने एक्सपेंशन करता है, और जहाँ जहाँ उद्योगपति जाता है वहाँ सब नक्सलवाद भी आ जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इस दौर में विरोध करने वाले असल आवाज़ को ख़त्म करने के लिए नक्सलिज्म का हवा खड़ा करता है। और नक्सलिज्म के नाम से सरकार की भी कमाई है, क्योंकि उसमें आपको अनअकाउंटेबल मनी मिलता है, उसमें सरकारी कर्मचारी को गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कठिन एरिया में काम करने वाले को जो एक अलावेंस मिलता है वो आपको मिलता है। ऐसे कई चीज़ें हैं। नक्सली एरिया में एक बार काम करने से अगला प्रमोशन आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से ले सकता है वगैरह। तो उसमें पांचों उंगली घी में है। नक्सलिज्म सरकारी कर्मचारियों के लिए, राजनेताओं के लिए पांचों उंगली घी में है। तो जो सरकारी तंत्र और सरकार गांधी को गांव-गांव में नहीं ले जा पाए 65 साल में, वो बहुत तेजी से माओ को गांव-गांव में ले जा रहे हैं। माओ का नाम न जानने वाले इलाके में भी, गुजरात के उस कोने में मैंने देखा जहाँ माओ को कोई जानता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, वहाँ भी सरकारी कर्मचारी कहते हैं यहाँ नक्सलिज्म आ गया है। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहा है वो कहता है कि सब नक्सलिज्म आ गया है। तो नक्सलिज्म एक आड़ हो गया है, और मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ सरकार को कि बाद में तुम खुद पछताओगे। तुम किस प्रकार भस्मासुर तैयार कर रहे हैं, तुम खुद पछताओगे। तुम सरकारी कर्मचारियों को जिस प्रकार छूट दे रहे हैं नक्सलिज्म के नाम से, जो तमाम गुंडागर्दी करने के लिए जिस प्रकार असल नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उद्योगपतियों के विकास के लिए, और सही में देश के रक्षा के लिए काम करने वाले लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं, तुम अपने गड्ढा खुद खोद रहे हो। ठीक है, बाद में इसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये वार्निंग गवर्नमेंट को मैंने लिखित में दिया है, और मैं कहता भी रहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक जो बड़ा ट्रेंड है वो है कि सरकारी कर्मचारियों का जो इंसेंसिटिविटी, से सरकारी कर्मचारी जिस हद तक इंसेंसिटिव हो गए हैं, जिला कलेक्टर पब्लिक हियरिंग करा रहे हैं, और पब्लिक हियरिंग में कंपनी के पक्ष वालों को अंदर कर रहे हैं, विपक्ष वालों को बाहर करके डंडा मार रहे हैं। एक भी पब्लिक हियरिंग ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और ग्राम सभा कलेक्टर खुद बैठकर करा रहे हैं, लोगों से दस्तखत करा रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज जो है IAS, IPS, IFS वगैरह, जिस सर्विसेज के प्रति एक समय हम लोगों के मन में सम्मान का भावना रहा है, वो बिल्कुल दलाली में बदल गया है। इसका मतलब नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं उस बीच में, मैं जानता हूँ बहुत अच्छों को, लेकिन ये दलाली इसलिए हो गया है कि उनको सबको रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपया महीने का नौकरी तो यही लोग देने वाले हैं, सरकार तो नहीं देगा। और उनके बच्चों को सबको निकम्मे हो, अच्छे हो, बच्चों को सबको 3-4 लाख रुपया प्रति महीने का नौकरी चाहिए। कोई भी कंपनी किसी को भी रखने को तैयार है,
साल में 1 करोड़ खर्च करने का क्या फ़र्क पड़ता है, करोड़ों का लूट है। तो इसमें इनके बेटा लग जाए तो हमें क्या दिक्कत है। तो ये जो सर्विसेज में जो लोग हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन न होने के कारण, एक तो रिटायरमेंट के बाद वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं ले सकता, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्विसेज में जो है उनके बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में शामिल नहीं हो सकता, इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चूँकि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक प्रकार अपने फ्यूचर बनाने का इसको मौका बना लिया है। ये औद्योगिकरण और लूट में वो अपना हिस्सा देखना चाहते हैं, इसलिए गरीब लोगों की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। और उनके पूरे समय कॉर्पोरेट सेक्टर के अवभक्ति में चला जाता है, उनको रिसीव करना, उनको घुमाना, उनको दिखाना। तो मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए जो सर्विसेज और सरकार को खड़ा किया है, और जब जिला के कलेक्टर इनके पक्ष में हो तो सारे कर्मचारी उनके पक्ष में, तो आपने पूरे सर्विसेज को इंडस्ट्रियल हाउसेस के डिस्पोजल में कर लिया, इसलिए उनके पास अब आम लोगों के लिए एक भी मिनट नहीं है। और आखिरी जो बात जिसको लेके मुझे बहुत चिंता बनी इस पूरी यात्रा में, वो है कि पूरे देश एक प्रकार परावलंबी समाज हो गया। उसी जीवन जीने का जल जंगल जमीन हस्तांतरित हो रहा है, और दूसरी तरफ आप उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बीपीएल कार्ड और मनरेगा में टिका के रखना चाहते हैं। ये वेलफेयर कल्याणकारी समाज की जो लक्षण है कि तुम टुकड़ों में पलो और तुम्हारे जीवन जीने का सब साधन हम ले जाएंगे, वो सब कंपनी को दे देंगे। और इसलिए लोग अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लाइन में लगे हुए सवेरे से शाम तक, अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए भी लाइन में लगे हुए हैं। तो लोगों को बिल्कुल भिखमंगा बना के उनके जीवन जीने का सब संसाधनों का हस्तांतरण जो है एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है इस देश में, और वो ट्रेंड को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो ऐसे कई ट्रेंड हैं जिसको लेके मुझे बहुत चिंता है कि इस देश की जो दौड़ है किस डायरेक्शन में है, इससे वास्तव में क्या निकलेगा, इसको लेके मेरे मन में बहुत शंका है। आपकी सर बात से एक बात बहुत जो स्पष्ट होती है वो ये कि सरकार और जो नक्सली है, इनके बीच में जो एक रिश्ता बना है इस बीच में, वो है एक प्यार और नफ़रत, हेट एंड लव का एक रिश्ता दोनों के बीच में बना है कि एक जगह नफ़रत दिखलाओ और अंदर से प्यार भी करो, क्योंकि उससे बहुत सारे मतलब सजते भी। और दूसरी बात, पूरे देश में जिस तरह का माहौल, हम पूरे देश में, वो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो और या फिर नॉर्थ हो, जो एक जनता के मन में या अलग अलग जगहों पे जो मूवमेंट से जो चीज़ें निकल के आई, वो सरकार के लिए एक बहुत अंदर एक रिएक्शन है लोगों के लिए। तो ये जो हालात हैं ये नक्सलिज्म को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। तो इस स्थिति में सरकार जो है वो नक्सलियों के कहती तो खिलाफ है, लेकिन इस हालत के साथ वो तो साथ खड़ी दिखती है। अब देखिए कई जगह ये जो एक तो मैं पिछले दिनों में इस बात को कहा कि नक्सलिज्म अगर आप मानते हैं कि इस कारण से आए हैं कि लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई, अगर नक्सलिज्म के पक्ष में बोलने वाले क्या कहता है, उनके आने से फिर फॉरेस्ट गार्ड के दमंगाई खत्म हो जाता है, उनके आने से उनके सामान को छीनने वाले बिचौलिया लोग सतर्क हो जाते हैं, ये तो कहते हैं। इन छोटी छोटी काम के लिए नक्सलियों को आना पड़े, ठीक है, इतने छोटे छोटे काम के लिए नक्सलियों को आना पड़े, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सरकारी कर्मचारियों को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। 65 साल में इन जिलों में कम से कम 20-25 कलेक्टर पदस्थ हुए होंगे, 20-25 एसपी पदस्थ हुए होंगे, और तुमको इसलिए पदस्थ किए थे कि उस इलाके से सर्विसेज को सही ढंग से लोगों को पहुंचाएं और लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त करें, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो अगर नक्सली आकर आज न्याय दिला रहे हैं इन लोगों को, तो 65 साल से जिन कर्मचारियों को आपने वहाँ पदस्थ किए थे, जिनको आपने प्रमोशन दिए हैं, जिनको आपने मेडल दिए हैं, उनका पूरा वापस लो। इसका मतलब तुम्हारी इनएफिशिएंसी के कारण तुम मिनिमम चीज़ नहीं कर सके, इसलिए नक्सली को आना पड़ा वो मिनिमम चीज़ करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब तुमने अपना काम नहीं किया तो तुम्हारा प्रमोशन बंद, तुमको अभी तक दिए हुए तनख्वाह वापस, और
तुम्हारे लिए कोई पेंशन वेंशन नहीं है। सी आपने जिन लोगों के कारण नक्सलियों को आने का माहौल बना, उनको आपने कोई पनिशमेंट तो दिया नहीं, उनको तो प्रमोशन देते जा रहे हैं। तो इसलिए जो कंडीशंस क्रिएट करते हैं उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इस कंडीशंस के विरोध में लड़ने वाले सामाजिक संगठनों को आप बंद करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप कंडीशंस के विरोध में लड़ने वाले लोगों को पनिश करोगे, कंडीशन क्रिएट करने वाले लोगों को रिवार्ड करोगे, तो वो नक्सली नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल अनुकूल माहौल बना दिया उनको प्रवेश करने के लिए, बंदूक लेकर प्रवेश करने के लिए। और दूसरी तरफ क्या है कि ये नक्सलिज़म इसलिए भी ज़रूरी है कि नक्सलिज़म जहाँ होगा वहाँ बहुत सारे रिक्रूटमेंट होंगे। बिल्कुल जी। आप थाना खोल सकता है, थाने में रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, थाना खोलने के लिए एक रीज़न चाहिए ना, कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए एक रीज़न चाहिए। नक्सली अफेक्टेड एरिया में आप तेज़ी से रिक्रूटमेंट तो कर सकते हो पुलिस को। क्वेश्चन भी नहीं आप किसको रिक्रूट करोगे? अपने पार्टी के लोगों को रिक्रूट करोगे, और किसको रिक्रूट करोगे? बिल्कुल। ठीक है, अगर बीजेपी हो तो आरएसएस के लोगों को रिक्रूट करेंगे, कम्युनिस्ट हो तो अपने कैडर को रिक्रूट करेंगे। इसी पद्धति को इस्तेमाल करके वेस्ट बंगाल में वामपंथी पार्टी 30 साल सत्ता में रहा, वो सारे रिक्रूटमेंट में अपने लोगों को चढ़ा दिया। अब जहाँ जहाँ बीजेपी रूल स्टेट है वहाँ वो अपने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्थिति को परमानेंट बनाना चाहता है। अब रिक्रूटमेंट कैसे होगा, थाना नया कैसे खुलेगा, जब तक आप समस्या नहीं है तो समस्या का नाम है नक्सलिज्म। ठीक है, और कोई नक्सली वक्सली तो नहीं है तो बाकी लोगों को नक्सली कह के माहौल बनाना पड़ता है। तो इलाहाबाद स्टेशन में किसी को अरेस्ट करना पड़ता है, किसी को कहीं से पकड़ के अंदर करना पड़ता है। ये सब ये ड्रामा जो रचा है इसके नीचे जबरदस्त कारण है। संसाधनों का शोषण है ही, लेकिन साथ साथ अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए रिक्रूटमेंट वाला पॉलिसी भी है। तो ये पूरे जाल फैला दिया है इस बात के लिए। तो मुझे लगता है कि ये और हर एक पार्टी अगर नक्सली हो तो भी हर एक पार्टी उनको इस्तेमाल भी करते हैं। अब आप बताइए कि जिस एरिया में नक्सलिज्म है, जिसको आप एक्सट्रीम लेफ्टिज्म कहता है, वहाँ राइटिस्ट पार्टी सत्ता में कैसे आ जाता है? ठीक, अब एक्सट्रीम लेफ्टिज्म जहाँ है वहाँ राइटिस्ट पार्टी सत्ता में कैसे आ सकता है? वो तो उसी के विरोध में खड़े हैं ना। लोकल चुनाव में भी जो पंचायत से लेकर ब्लॉक पर तक आ जाते हैं, एमएलए एमपी उस इलाके में आ जाता है। बिल्कुल में भी बिल्कुल आ जाता है, वो झारखंड में भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ में आ जाता है, सब जगह आ जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये खेल ये सब समझ बूझ के मिलजुल के खेल है। तो एक तरफ रिक्रूटमेंट है, एक तरफ इलेक्शन है, एक तरफ संसाधनों का लूट है। इन सब चीज़ों को करने के लिए एक क्लाइमेट क्रिएट करने का नाम है नक्सलिज्म। और उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचता है। डेमोक्रेटिक वे में बात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी नक्सलिज्म के संदर्भ में अगर आप ये सवाल पूछें नक्सलिज्म क्यों है, इस पर चर्चा किया जाए तो तुरंत आप टारगेट में आ जाएगा। नक्सलिज्म क्यों है उस पर चर्चा मत करो, सिर्फ ये कहो नक्सलिज्म है। ठीक है, ये तो हमारे